Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम क्या चर्चा करेंगे? आज हम पढ़ेंगे लर्निंग एंड मोटिवेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे सीटेट में। इसके अलावा जो बाकी एग्जाम्स हैं वहां पे ये टॉपिक ही लंबा चलेगा अपने आप में। और क्योंकि लर्निंग में बहुत सारी थियरीज आ जाती हैं जब हम अदर एग्जाम्स की बात करते हैं, तो वो चीज फिर आपकी क्लासेस भी अलग अलग हो जाएंगी परसों से, क्योंकि लर्निंग और मोटिवेशन ये हम आज लर्निंग वाला पार्ट खत्म करेंगे, कल हम मोटिवेशन वाला पार्ट खत्म करेंगे। और उसके अलावा जो लर्निंग थियरीज हैं फिर वो बाकी बैचेस में कंटिन्यू होंगी, सीटेट में अपना अलग चलेगा। तो ये कुछ क्लासेस थी जो आपकी कंबाइंड थी, क्योंकि टॉपिक्स जो है सेम थे। अब इसके बाद चीजें अलग हो जाएंगी। तो स्टार्ट करें, समझे? हाँ, वो टाइप्स एंड स्टेजेस बाकी है स्नेहा, वो आपकी फिर अलग हो जाएंगी उसमें बैच में। आई नो, टेंशन ना लो। 30 आउट ऑफ 30 की जिम्मेदारी है सीटेट में। अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं, सिर्फ क्लासेस अटेंड अच्छे से कर लेते हैं, तो मोर देन इनफ हो जाएगा। स्टार्ट करें आज का सेशन। कल आपकी क्लास मंडे को नहीं हो पाई थी, कोल्ड एंड कफ जैसी स्थिति बन रही थी। चलिए खैर समझते हैं लर्निंग एंड मोटिवेशन यानी अधिगम एवं अभिप्रेरणा। लर्निंग क्या है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई, लर्निंग मतलब सीखना, कुछ सीखना लर्निंग है अगर हम देखें तो, ठीक है ना। लर्निंग मतलब सीखना। आसान भाषा में कहें या फिर दूसरी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि अधिगम को लर्निंग कहते हैं। और मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, जो हम बात करते हैं, आप लोग भी कई बार कहेंगे, या अभिप्रेरणा भी इसको कह दिया जाता है। प्रेरणा या अभिप्रेरणा कह देते हैं कई लोग। हालांकि प्रेरणा जो है इंस्पिरेशन, उसमें थोड़े बहुत ही अंतर हैं, सिनोनिमसली यूज हो जाते हैं ये वर्ड्स, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम सीखने की बात करते हैं तो सीखना कैसे अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है और अभिप्रेरणा कैसे सीखने को प्रभावित करती है, इस पे हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है समीना, फ्राइडे को क्लास हुआ था, सैटरडे संडे ऑफ था, बस कल की छुट्टी हुई थी। ऐसा आपको लग रहा है बट ऐसा है नहीं, एक ही दिन की छुट्टी हुई है। लर्निंग एंड मोटिवेशन समझते हैं। पहले लर्निंग क्या है, फिर मोटिवेशन पे आएंगे कि मोटिवेशन क्या है। पहले समझेंगे व्हाट इज लर्निंग, उसके बाद लर्निंग के कंपोनेंट्स और क्या जरूरी चीजें जो पेपर में आपसे पूछ ली जाती हैं। नहीं, बर्थडे कुछ नहीं है यार, बस ऐसी रैंडम चल रही है चीजें, ज्यादा सोचो मत, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें व्हाट इज लर्निंग, तो लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो अधिगम, अधिगम क्या है? आपको क्या लगता है क्या है अधिगम? तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं अगर देखा जाए। जो लर्निंग है, ये भी कहा जाता है इवन प्लांट्स तक, डॉग्स तक, यानी एनिमल्स में भी एक ऐसी प्रोसेस है लर्निंग की जो एनिमल्स में भी देखी जाती है, प्लांट्स में भी देखी जाती है ना। ये जो आपका तीसरी यूनिट है ना लर्निंग एंड पेडागोजी की, ये उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, ठीक। जो प्लांट्स में भी देखी जाएगी, जो एनिमल्स में भी देखी जाएगी, जो ह्यूमंस में भी देखी जाएगी। तो लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो अक्रॉस स्पेसीज जो है वो चलती है ना, अलग अलग जीवों में चलती है, चाहे वो ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, इवन एनिमल्स हो। आप देख रहे हैं, आप कुत्ते को भी क्या क्या नहीं सिखा देते हैं कई लोग, तोते को बोलना सिखा देते हैं, है ना। प्लांट्स में भी वो ग्रो करना, जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से एडजस्ट करना, और वो सीख जाते हैं। ह्यूमंस में तो हम साइकिल चलाने से लेके, भाषा से लेकर के, और सैकड़ों चीजें हैं जो सीखते हैं, गिटार बजाने से लेकर के कितनी चीजें हैं जो हम सीखते हैं, स्विमिंग, दौड़ना भी इवन हम देखें कहीं ना कहीं तो हम सीखते ही है। तो सीखने का कोई अंत नहीं है। हम कहते हैं लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमेशा आप सीखते रह सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये बात आपने शायद सुना होगा, है ना। तो आजकल ये मेरे दिमाग में वैसे भी इसलिए चल रही है क्योंकि मेरी मदर की इच्छा है, उनको स्पोकन इंग्लिश का अभी मन किया है। काफी टाइम से वो बीमार हैं, पिछले 1 साल से भी ज्यादा हो गया अब तो अब उनकी इच्छा है, अचानक जो है उनका मन किया। अभी मौसी आई हुई थी कुछ टाइम से, कई महीनों से, तो अभी उनके भी जाने का टाइम आ गया है। तो उनका मन किया, उनके मन में कुछ आया कि यार मेरे को ना इंग्लिश सीखनी है। अभी हम उनके लिए ट्यूटर ढूंढ रहे हैं कोई, तो इंग्लिश सीखनी है, तो स्पोकन बेसिकली, है ना। वो पढ़ना लिखना हिंदी मीडियम में बचपन से, और हिंदी की टीचर हैं, वो लेक्चर हैं हिंदी की। तो हिंदी के जो क्या कहें टीचर्स हैं, उनसे उनको कोई ऐसी कोई खास नीड होती भी नहीं है। तो अब उनकी इच्छा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जबकि रिटायरमेंट में कितने 3-4 साल बचे हुए हैं, आई थिंक 26 में। तो उस केस में ये क्या हुआ, एक जिज्ञासा है जो सीखने को
प्रभावित करती है। ये क्या हुआ, उनके अंदर मोटिवेशन है अगर हम कहें तो, कि चलो अभी कुछ टाइम है बेड पे तो एक काम करते हैं, कुछ नया ही सीख लेते हैं यार, है ना, कोई वीडियोस देखती रहेंगी सीखने की। तो ये मोटिवेशन है, और मोटिवेशन जब अच्छी होती है तो लर्निंग अपने आप अच्छी होती है। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। यदि आप मोटिवेटेड हैं सीखने के लिए तो हम क्या करेंगे, सीखते जाएंगे, किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस विच आर रिलेटिवली परमानेंट। ये एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। मतलब इतनी सारी डेफिनेशन है लर्निंग की या किसी भी चीज की, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो उसमें से एक डेफिनेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्निंग, है ना। आपके लिए जस्ट एक डेफिनेशन के जैसा है, बट ये व्यवहारवादी सोच है जो कहती है कि चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस, यानी अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में आने वाले लगभग स्थायी परिवर्तनों को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस विच आर रिलेटिवली परमानेंट आर इलस्ट्रेटिव ऑफ लर्निंग। यानी ये बहुत ही फेमस है कि जब आप अभ्यास करते हैं, साइकिल चलानी है रोज अभ्यास कर रहे हैं, लिख के देखना है रोज अभ्यास कर रहे हैं, कर्सिव राइटिंग की मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर्सिव नहीं है हालांकि, है ना। तो अब क्या होगा, आपको अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली, जो अनुभव मिल रहे हैं उनसे सीखेंगे, कोई वीडियो देखेंगे, अनुभव लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बार बार। तो ऐसे ही हम साइकिल चलाते हैं, ऐसे ही हम खाना बनाते हैं। तो जो प्रैक्टिस और एफर्ट से, जो बार बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनुभव मिल रहे हैं हमें अलग अलग तरह के, उनके माध्यम से हमारे व्यवहार में आने वाला लगभग स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जैसे आपने गिटार बजाना सीखा, बहुत मेहनत से सीखा होगा, बहुत एफर्ट, बहुत प्रैक्टिस, बहुत गलतियां हुई होंगी। एरर्स क्या है, पार्ट होते हैं लर्निंग का। एरर्स क्या है, हिस्सा है लर्निंग का, है ना। गलतियां होना, त्रुटियां होना कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकती। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं हो सकता जिसने कुछ सीखा हो और कभी गलती ना की हो, है ना। कम या ज्यादा हो सकती है बट कभी गलती ना की हो पॉसिबल नहीं है। तो एरर्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। तो एक तो ये समझना है हमें, बच्चों की गलतियां कोई उनकी जान नहीं ले लेनी है उस चीज को लेकर के। इसका मतलब है वो सीख रहे हैं। बच्चों की गलतियां उनकी अधिगम की प्रक्रिया में हमारे लिए एक विंडो का काम करती हैं, कि ये है एक लर्निंग प्रोसेस, एक रूम हो सकता है, एक घर हो सकता है, उसमें बनी हुई है एक विंडो। और ये क्या है, ये एरर्स हैं बच्चों के, है ना। इन गलतियों के माध्यम से, इन त्रुटियों के माध्यम से हम बच्चों की लर्निंग प्रोसेस कैसी हो रही है इसको समझ पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, या दे शो अस एरर्स शो अस, या as show teachers show us how the child thinks, कि बच्चे सोचते कैसे हैं, इस बारे में गलतियां हमें जानने में मदद करती हैं। बच्चे ने कोई जवाब दिया, गलत जवाब था, लेकिन आपको पता चलेगा कि जब उसने कहा कि पानी का रंग तो पिंक होता है, हरा होता है क्योंकि मैंने तालाब में देखा, तो आपको पता लगेगा कि वो सोच कैसे रहा है। जब पता लगेगा कैसे सोच रहा है तो आप उसको ठीक भी करा पाएंगे। तो गलतियां क्या है, एक तो लर्निंग का पार्ट है, और दूसरा मदद करती हैं बच्चे के बारे में ये जानने के लिए कि बच्चा सोचता कैसे है ना। त्रुटियां यह बताती हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं, क्लियर है बात। और वो जानना जरूरी है क्योंकि आप फिर उनको उसी तरह से सिखा पाएंगे। क्लियर बात हो गई। तो एरर्स को ऐसा नहीं समझना कि बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें होनी ही नहीं चाहिए। और लर्निंग की क्या परिभाषा हमने पढ़ी, एफर्ट एंड प्रैक्टिस के द्वारा रिलेटिवली परमानेंट चेंज। आपने गलती करके, है ना, अनुभव करके, प्रैक्टिस करके साइकिल चलाना सीखा। अब क्या आप साइकिल चलाना भूल चुके होंगे अगर आप 2 साल ना भी चलाएं तो? ऐसा हो सकता है आपको कुछ दिन समस्या हो, फिर से आप थोड़ा सा एफर्ट और प्रैक्टिस करेंगे, बट वो व्यवहार में आपके लगभग स्थायी परिवर्तन हो गया है ना। अगर आपको हिंदी आती है या आपने हिंदी सीखी है, इंग्लिश सीखी है, तो ऐसा थोड़ी कि कल को अचानक से आप भूल जाओगे। भाई कुछ चीजों में कंफ्यूजन होना इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि फिर वहां पे एफर्ट एंड प्रैक्टिस से वो चीज ठीक हो जाएगी। एफर्ट एंड प्रैक्टिस से वो चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, वो आपके व्यवहार में आ चुका स्थायी या लगभग स्थायी परिवर्तन है। जब तक
नया कुछ चेंज नहीं आएगा तब तक के लिए वो स्थायी है। साइकिल चलाना आ गया, हमेशा के लिए आ गया। गिटार बजाना आ गया, हमेशा के लिए आ गया। कोई भाषा सीख ली, हमेशा के लिए सीख ली। उसमें परिवर्तन स्थायी है जब तक कोई नया परिवर्तन आप उसमें जोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। तो ये एक परिभाषा हुई। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर में सबसे ज्यादा फीचर्स पूछे जाते हैं, ये अभी मैं कराऊंगी एक एक करके। फीचर्स क्या है? लर्निंग की विशेषताएं कह सकते हो आप इनको, अधिगम के कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं कह सकते हो कि लर्निंग गोल डायरेक्टेड होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, ग्रेजुअल होती है, इंडिविजुअलाइज्ड होती है, ट्रांसफरेबल होती है, सोशल एक्टिविटी है। ये तो इतनी बार पूछा जाता है। सोशल एक्टिविटी तो शुड बी मीनिंगफुल, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, अनलर्निंग ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। तो इनको एक एक करके करते हैं। ये क्या है? अधिगम की विशेषताएं हैं। हाँ, पीएनजी प्रोवाइड करा देंगे यार, डोंट वरी। अधिगम की विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता क्या पढ़ रहे हैं हम? लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड या फिर लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। हिंदी में लिखेंगे अधिगम एक दिशा निर्देशित, यानी कोई गोल होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गोल है, पेपर देना है। दिशा निर्देशित प्रक्रिया है। ये ज्यादा बड़ा पेन हो गया आपका। प्रक्रिया है। ठीक है, यहां तक देख पा रहे हैं कि नहीं? तो अधिगम क्या है? एक दिशा निर्देशित प्रक्रिया है। अच्छा, अधिगम एक दिशा निर्देशित प्रक्रिया है जिसमें एक दिशा होती है। आप साइकिल चलाना भी सीख रहे हैं तो एक गोल है कि आप उसको चला पाएंगे। आप प्लांटिंग भी सीख रहे हैं, पौधे लगाना भी सीख रहे हैं, तो एक गोल है कि वो पौधा जो है वो सक्सेसफुली क्या हो पाए? जीवित रह पाए। ठीक है ना? क्लियर है बात? तो एक दिशा होती है, एक गोल होता है लर्निंग में। हमेशा क्या होता है? एक गोल होता है, एक दिशा होती है जिस गोल की तरफ आप अग्रसर रहते हैं। सबके लिए गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। जनरली अगर हम देखें, जैसे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, जब लेसन प्लानिंग भी करते हैं, लेसन प्लान भी बनाते हैं हम एक, तो हम क्या करते हैं कि एक गोल सेट करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं कि आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इस चैप्टर से बच्चा ये सीख जाएगा। ठीक, तो एक दिशा होती है लर्निंग का, एक गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए आप एफर्ट लगाते हैं, चाहे आप कुछ भी सीख रहे हो। ये चैप्टर भी पढ़ रहे हैं तो एक गोल है कि एक गोल ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग के बारे में आप जान पाए। उस तरह से फिर आप बेहतर लर्न कर पाए जीवन में। मोटिवेशन से उसका क्या संबंध है ये आप जान पाए और जीवन में भी लागू कर पाए और आपके एग्जाम में भी नंबर आ पाए। तो ये सारे क्या हो गए? गोल्स हो गए इस लर्निंग प्रोसेस के जिसमें हम आज खड़े हुए हैं। तो लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है, गोल डायरेक्टेड होती है, दिशा निर्देशित होती है, एक दिशा में काम करती है। कोई ना कोई दिशा जरूर होती है लर्निंग की। सेकंड देखिएगा, है ना, लर्निंग की दिशा पता नहीं कह सकते आप। लर्निंग की दिशा होती है उद्देश्य प्राप्ति। कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य होता है, चाहे वो लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हो तो बहुत ही बढ़िया है कि सीखने के लिए सीखना, क्योंकि सीखने में इंटरेस्ट है। ठीक है ना? एक ही क्लास ऑफ हुई है दिव्या कल, क्यों रोने लगते हो यार, चीजें आ जाती हैं। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, यानी अधिगम क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चा सो गया पीछे बैठ करके और आप पढ़ा रहे हैं सो कॉल्ड। तो बच्चे का सक्रिय होना या अधिगम कर्ता का सक्रिय होना, अधिगम में एक्टिविटी होनी चाहिए, ये भी हम कह सकते हैं कि इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। व्यक्ति एक्टिव होगा। इसलिए मैं कहती हूं जिस भी ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, 99.9% चांस है कि वही उत्तर सही होगा, क्योंकि हमें पूरी प्रोसेस जो है अधिगम की आज के समय में इस बात पर निर्धारित है कि बच्चे को एक्टिव रखना है। क्या रखना है? बच्चे को एक्टिव रखना है, बच्चे को सक्रिय रखना है, उसको सुला नहीं देना है। एक्टिविटी ओरिएंटेड होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, या एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का होना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन अधिगम कर्ता का। आप कुछ भी सिखा रहे हैं बच्चे को, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, गणित, व्हाटएवर, आप एक तो उसको रियल लाइफ से जोड़िए, दूसरा बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराइए। सक्रिय भागीदारिता बच्चे की होनी चाहिए जब वो कुछ भी सीख रहा हो तो, है ना। उसको भी मौका मिले अपनी बात कहने का, है ना, अपनी बात कहने का मौका मिले, दूसरे की बात वो सुनेगा, फिर उस हिसाब से वो चेंज करेगा। तो सक्रिय भागीदारी बच्चों की जरूरी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, लर्निंग उसी को कहेंगे। लर्निंग वो नहीं है जब आप सो गए पढ़ते पढ़ते,
तो बस लिख लिया, होमवर्क कर लिया किसी की नोटबुक पकड़ के, उसमें आप प्रॉपरली एक्टिव नहीं है। आपका ब्रेन, आपके सेंसेस ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होने चाहिए, है ना। आपके 5 सेंसेस हैं, देखना, भाई सीइंग, हियरिंग मतलब सुनना, देखना, टच एंड फील जो है आपका, ठीक है ना, आपका टेस्ट है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, स्मेल है, इन सबका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, बच्चा एक्टिवली सीखे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो यही बात हुई कि लर्निंग को एक एक्टिव प्रोसेस बना करके रखना है, बच्चा एक्टिवली कुछ सीखता है, ये इसकी एक विशेषता हुई। और क्या है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये आपको क्लासरूम में और पेपर में पेडागोजी के अप्लाई करनी है कि बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि सारे ऑप्शंस आप रट थोड़ी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो क्लासरूम बेस्ड होंगे, जो डायरेक्ट पूछ सकता है, जो इनडायरेक्टली पूछेगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता है लर्निंग एक्टिव प्रोसेस होती है, लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, लर्निंग में एक्टिव भागीदारी होनी चाहिए, लर्निंग ग्रेजुअल होती है, अगर हम देखें तो ये सब चीजें पता है तो हम इनको क्लासरूम में अप्लाई कर पाएंगे, गोल ओरिएंटेड होती है। तो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है या प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये दिमाग में आपके ठहर सके इसलिए लिखा जा रहा है, अदरवाइज यही हिंदी में भी लिख के दिया जा सकता है, जो कि कर भी देंगे अगर आपको जरूरत लगेगी। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग चलेगी। कह तो दिया जाता है, अगर हम देखें कि अभिमन्यु की शिक्षा जो पेट से शुरू हो गई थी, तो बच्चा तो कहीं ना कहीं गर्भ में भी सीख रहा है, बट उसके सही साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, सही मात्रा में एविडेंस। लेकिन हम ये कहते हैं ना कि यार अपनी भावनाएं अच्छी रखो। तो अगर माता हैं जो कि एक लेडी हैं जो कि कंसीव किया हुआ है, जिन्होंने प्रेग्नेंट हैं, तो ये कहा जाता है कि आसपास का जो माहौल है वो टॉक्सिक ना हो, वो बहुत स्ट्रेसफुल ना हो, है ना। इवन ग्रहण वगैरह से भी लोग बचाने की बात करते हैं। तो वो कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं उस चीज के पीछे कि भाई रेडिएशन से नुकसान हो सकता है ना, नेगेटिव थिंकिंग, या बहुत ज्यादा अगर मदर स्ट्रेस में है, प्रॉपरली उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो बच्चे पे भी वो चीज प्रभाव डालेगी, क्योंकि ये जो टेम्परामेंट जैसी चीज है वो जीन्स से भी प्रभावित होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वूम से शुरू हो रही है, लेकिन जनरली हम ऐसे देखते हैं कि यार बर्थ टू डेथ तो एटलीस्ट है ही, या जीवन पर्यंत है, जब से जीवन है और तब तक रहेगा, तब तक जो है आपकी जो लर्निंग की प्रोसेस है वो चलती रहेगी। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं। पेस डिफरेंट हो सकता है, गति अधिगम की अलग अलग स्टेज में अलग अलग हो सकती है, कभी आप ज्यादा सीख पाते हैं, कभी आप धीरे सीख पाते हैं। तो दर में भिन्नता होती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, व्यक्ति जो है वो भी भिन्न होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग होते हैं। कोई किसी चीज को जल्दी सीखता है, किसी चीज को धीमे सीखता है, वो डिपेंड करता है वो कितना मोटिवेटेड है उस चीज को सीखने के लिए, और भी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो अधिगम, हाँ कोई कह रहा है गीता से बड़ा क्या सत्य हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं, या फिर हम जैसे पेडागोजी में भी पढ़ रहे हैं, तो वो तो गीता का इसमें उदाहरण नहीं शामिल करेंगे, ये हम अपने कल्चर के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूं। चलिए खैर आगे बढ़िए। फोर्थ देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, लर्निंग इज ग्रेजुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल है, धीमे धीमे होती है। अधिगम ग्रेजुअल को क्या कहोगे हिंदी में, अधिगम एक, बताओ एक बार, एक साथ नहीं होगी, रेट इज डिफरेंट, लर्निंग का पेस डिफरेंट होगा। जरूरी नहीं है सारे बच्चे, अगर 30 बच्चे हैं, वो मैं अभी बताऊंगी भी कैसे, क्योंकि लर्निंग स्टाइल अलग होती है, वूम टू टूम भी कह सकते हो एग्जैक्टली। देखिएगा, बट ये लिखवाया नहीं जाता क्योंकि इस पे हमारे पास सही साक्ष्य नहीं है। ये दे ऑप्शन में, बाकी कोई ऑप्शन ना हो तो चूज कर सकते हो। हाँ, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, बिल्कुल सही बात है। चले आगे बढ़े। क्रमिक प्रक्रिया है, बहुत बढ़िया रुचि, साक्षी बहुत ही बढ़िया। तो लर्निंग क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्रम से होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपका मन किया और आपने सब कुछ पढ़ा दिया, पूरा सिलेबस में खत्म करा दूं चाहूं तो एक दिन में, और काम काम की ही बातें कर लें, लेकिन वो रुक पाएगा क्या दिमाग में, उसके पीछे की रूट्स आपको समझ आ पाएंगे यदि आपने डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं की तो अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है, इसीलिए आप बैचेस में हैं। अदरवाइज मैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो यूट्यूब पे भी कराई हुई हैं कुछ सालों पहले, हालांकि अपडेट हो जाती है टाइम के साथ चीजें, बट बेस तो सेम रहता है। तो अधिगम एक
क्रमिक प्रक्रिया है, क्रम से होती है कि भाई डेली एक क्लास होगी, हफ्ते में, चलो मेरा तो मन करता है कि जनरली 3 दिन भी क्लास रखें काफी है, बट ठीक है हम कोशिश करते हैं कि यार 5 दिन क्लास हो जाए, उससे क्या होगा, एक क्रम बना रहेगा। और क्रमिक कैसे है, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ बता दिया जाए। आज ही के टॉपिक में मैं आपको लर्निंग भी बता दूं, मोटिवेशन भी पूरा समझा दूं, तो या तो वो इतना शॉर्ट हो जाएगा कि काम का ना रहे, या फिर इतना जल्दी हो जाएगा कि दिमाग में ठहरे ना। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप स्विमिंग भी सीखने जाते हैं तो पहले ही दिन आपको 6 फीट के पानी में नहीं उतार देगा कोई, पहले ही दिन पहले आप 3 फीट 4 फीट, फिर ऐसे धीरे धीरे आप गहरी प्रक्रिया में निकल पड़ते हैं। यानी लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमे धीमे होती है। ABCD सीखते हैं, फिर लेटर्स को कंबाइन करना सीखते हैं, फिर वर्ड्स बनाते हैं, फिर वर्ड्स से सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है, एक सीक्वेंस में होती है। अगर मैं देखूं थोड़ा समय लगता है। जिस चीज को आपको लगता है जब आप कार चलाना सीखते हैं और आप 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, और अगर हम बात करें आपने 100 किलोमीटर कार को चलाया, आपको लगे यार अब तो मेरे को मस्त गाड़ी आती है 100 किलोमीटर चलानी। मेरे को याद है मैंने जब सीखी थी तो मैं एक कॉलीग हैं, फ्रेंड हैं, तो उनसे बात कर रही थी, तो ही सेड, मैंने कहा सर अब तो 100 किलोमीटर चला ली। कह रहे मैडम अभी चलाओ 1000 किलोमीटर, और जब 10,000 किलोमीटर चला लोगे तब आपको अलग लगेगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार अब आई है चलानी, या वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल है कि 10 पे आपको कुछ और लग रहा होता है, 10वीं क्लास में आपको लगता था बहुत मुश्किल है, इससे मुश्किल कुछ नहीं है, 12वीं में कुछ और लगता था। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लोली स्लोली कह सकते हैं कि ऑन अ डेली बेसिस अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं थोड़ा 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 थोड़ा, अगर कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक ही दिन में सब कुछ नहीं भर लेंगे, जिसको लाइफ लॉन्ग भी कह देते हैं हम, है ना। क्या है, ग्रेजुअल है, क्रमिक है। एक दिन में सिलेबस खत्म नहीं होता, हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे। ऐसे ही आपका पूरे साल सिलेबस चलता है 10th 12th में, तो अगर आप देखोगे, ठीक है ना। चलिए खैर, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब लगभग कितना 50-60 हजार चलाने के बाद मुझे लगता है कि हाँ यार अब आ गई है गाड़ी चलानी। देखो मजाक कर रहे हो, इधर आ जाओ। अगर मैं बात करती हूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो लर्निंग इज एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। क्या है, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या व्यक्तिपरक भी कह सकते हो, व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। मतलब क्या हुआ भाई, इसका सिंपल मतलब है कि अधिगम एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। का क्या मतलब है, 2 इंडिविजुअल हैं, क्या दोनों सेम टाइम पे सेम गति से सीखेंगे, या थोड़ा बहुत अंतर पाया जा सकता है। किसी को किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, इसलिए हो सकता है वो जल्दी सीख जाए, उसको पहले से कुछ आता हो। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, व्यक्ति से व्यक्ति की तरफ अलग अलग चलती है। इसलिए हम दर में भिन्नता देखते हैं कि रेट ऑफ लर्निंग इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, या पेस ऑफ लर्निंग, जो गति है अधिगम की, सेम ही बात होती है दोनों, क्या है, डिफर कर सकती है अक्रॉस इंडिविजुअल्स, डिफरेंट हो सकती है, भिन्नता हो सकती है। जैसा कि विकास की प्रक्रिया में भी हम देखते आए हैं कि अंतर हो सकता है सीखने की गति में। 30 बच्चे बैठे हैं क्लास में, हो सकता है 5 बच्चों को शुरुआत के 15 मिनट में ही समझ में आ जाए कोई बात, बाकी के 25 को या 20 को दूसरे रिवीजन पे समझ में आए, बाकी के 2-3 अगर बच जाएं, 20 के बाद 5 बच जाएं अगर, तो हो सकता है उनको कोई एक्टिविटी, कोई चार्ट करके दिखाना पड़े, तब उनको समझ में आए। तो दर में भिन्नता पाई जा सकती है, क्योंकि डिफरेंट माइंड डिफरेंट तरीके से सीखता है। नंदनी बिल्कुल बात सही है। तो व्यक्ति टू व्यक्ति या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है जो लर्निंग की प्रोसेस है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, यानी अधिगम क्या है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अधिगम में स्थानांतरण होता है, या अधिगम स्थानांतरित होता है, ये भी लिख सकते हो आप कि अधिगम जो है उसमें ट्रांसफर संभव है। अधिगम क्या है, ट्रांसफर संभव है। अधिगम में जो आपने सिचुएशन ए में सीखा है, आप उसको सिचुएशन बी में लागू कर सकते हो। जो आपने 6th क्लास में सीखा होता है, उसको आप 7th क्लास में लागू कर सकते हो। तो एक सिचुएशन का अधिगम दूसरी सिचुएशन में मदद करता है, और वाइस वर्सा, है ना। तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से भी जोड़ देते हैं, जो थॉर्नडाइक की अपने आप में थियरी है, बट मैं यहाँ आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। 3 प्रकार का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है जो मुख्य रूप से देखा जाता है।
वो क्या है 1 मिनट में समझ लीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं, यानी अधिगम में स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन मान लीजिए आप, एक एक पॉइंट जो है एक एक नंबर के बराबर है, इनमें से कोई भी कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाएगा। अधिगम में स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है। 3 प्रकार का जनरली हम मानते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। पॉजिटिव टाइप ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सकारात्मक स्थानांतरण जिसको कह देते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव यानी ऋणात्मक जिसको कहेंगे, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो में तो जीरो ही रहेगा, ठीक है जी। तो अब ये है क्या, पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक, सकारात्मक, फिर है नकारात्मक, देन इसको कहेंगे हम तटस्थ कह लीजिए इसको, या जीरो को शून्य कह लीजिए, आपका आसानी पड़ेगी शून्य में लिखने में, ठीक है ना। मतलब अब इसका मतलब क्या है भाई, लर्निंग एक सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान दूसरी सिचुएशन में हमें क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये हुआ पॉजिटिव ट्रांसफर कि आपने साइकिल चलाना सीखा, आपको मोटरसाइकिल चलाने में मदद हुई क्योंकि कुछ चीजें कॉमन थी, आइडेंटिकल एलिमेंट्स थे, एक जैसे एलिमेंट्स थे, वो हैंडल को पकड़ना, संभालना उसको। फिर आता है नेगेटिव ट्रांसफर कि आपने क्या किया, जैसे पॉजिटिव ट्रांसफर को अगर देखें, जिनका मैथ्स अच्छा होता है उनकी रीजनिंग अपने आप अच्छी होती है। ऐसा आपको रेयर ही कभी कहीं मिलेगा कि किसी की रीजनिंग, मैथ्स बहुत अच्छा है बट रीजनिंग खराब है, ऐसा जनरली नहीं होता क्योंकि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, बहुत सारी चीजें कॉमन है, जुड़ी हुई हैं। नेगेटिव ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव ट्रांसफर है जब एक सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान दूसरी सिचुएशन में बाधा बन जाए, कि आपने कहीं विदेश में गाड़ी चलाना सीखा था, उधर स्टीयरिंग जो था वो राइट में ना होकर के लेफ्ट साइड में था। अब आपको इंडिया आप आते हैं और आप देखते हैं स्टीयरिंग आपका राइट साइड में है गाड़ी के, यहाँ पे रोड्स पे हम लेफ्ट लेन में चलते हैं, वहां हो सकता है हम राइट लेन में चल रहे हो। तो अब ये चीज आपके लिए बाधा बनेगी क्योंकि आपने कहीं और पहले से गाड़ी चलाना सीखा था और अभी आप नई जगह पे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो जो आपने पहले सीखा था वो आज के सीखने में बाधा बन रहा है, तो नेगेटिव ट्रांसफर है। जो आपने कल सीखा था और आज के सीखने में हेल्पफुल है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर है ना। आलोक कह रहे हैं गर्लफ्रेंड बदलने में, सरकार कितनी मजाक की बातें करते हैं। सही शब्दों का प्रयोग कीजिए। ये हम मान सकते हैं कि भाई अगर आप एक रिलेशनशिप में थे, एक शादी में थे और भगवान न करे ऐसी सिचुएशन आई कि आपको दूसरे व्यक्ति के साथ रहना पड़ा, तो वहां पे मैं मान सकती हूँ कि कुछ हद तक नेगेटिव ट्रांसफर काम कर सकता है, क्योंकि दो अलग इंडिविजुअल हैं। यदि बिल्कुल ही अलग हैं तो कई बार वहां पे भी पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाता है, उसको रिबाउंडिंग जैसी बातें, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है साइकोलॉजिकल टर्म्स में। तो वो मतलब कह सकते हो, जिसको जैसे समझ में आए समझ लो भाई। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर क्या है? शून्य, मतलब एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन पे कोई प्रभाव नहीं है। आप किचन में खाना बना रहे थे और फिर आप जाकर के गिटार बजाने लगे, कोई ना तो एक दूसरे को ये प्रभावित कर रहे हैं, ना ये एक दूसरे को पॉजिटिवली ना नेगेटिवली, कोई खास अंतर है नहीं। ठीक, अभी कोई कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बेकार में फंस जाओगे। अभी ये सब चीजें बाद की बात है, सीटेट के लिए इतना ही काफी है। हॉरिजॉन्टल वो होता है जब आप एक लेवल पे चीजें सीख रहे हो, तो एक लेवल की 50 चीजें सीख रहे हो। वर्टिकल होता है जब आप लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर लेवल 3 ऊपर गए हो। वर्टिकल का मतलब ये है ऊपर, ठीक है ना। चलिए खैर, ये 3 मुख्य प्रकार हुए। मतलब अधिगम को एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7th पॉइंट देखिए, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट सामाजिक प्रक्रिया है। पता नहीं कितनी जगह पे कितने तरीके से ये क्वेश्चन बना करके पूछ चुका है इस लाइन का। यानी अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है का क्या मतलब है? और ये जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ये मैं सीसीई लिख रही हूँ, बट सीसीई का मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है ना।
तो ये आपको शॉर्ट में समझाने के लिए मैंने लिख दिया। या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रगतिशील शिक्षा है जॉन डुई की, अभी हम वो भी पढ़ने वाले हैं आगे। तो अगर हम देखें, हो सकता है कि ये टॉपिक्स आपको कॉमन ही पढ़ा दिए जाएं फिर सब जगह। तो लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जो ग्रुप में ज्यादा बेहतर होगी। जब हम ग्रुप लर्निंग करते हैं, समूह अधिगम करते हैं, तो हम बेहतर सीखते हैं, है ना। समाज के लिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए, आज के समय के लिए हम सीखते हैं। जो भी समाज में समस्याएं हैं उनका हम निवारण कर सकें। पॉल्यूशन बढ़ रहा है मान लीजिए, तो हम उस पे मिलकर के एक सॉल्यूशन निकाल सकें। हम ग्रुप में सीख रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, पौधे लगाने जा रहे हैं, कुछ और सीख रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि क्या है, ये सामूहिक प्रक्रिया हो गई, एक सोशल एक्टिविटी हो गई। बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा जब वो कोऑपरेट करके सीखेगा। कोऑपरेशन यानी सहयोग के माध्यम से सीखेगा। जब वो ग्रुप में कोलैबोरेट करेगा, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेगा। उसका सामाजिकरण भी अच्छा होता है जब वो ग्रुप में सीखता है या कोलैब करके। कोऑपरेशन में ज्यादा मदद मिल जाती है, कोलैबोरेशन में सब एक दूसरे के साथ होते हैं। बात लगभग बराबर ही है, टेंशन आपने लेनी नहीं है, क्योंकि आपसे अलग से मतलब नहीं पूछा जाएगा कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के बीच का हल्का सा डिफरेंस, ठीक है ना। कहां दिक्कत आ रही है विशाल? जीरो ट्रांसफर है जब फर्क नहीं पड़ता एक सिचुएशन में आपने क्या सीखा और दूसरी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं। आपने पढ़ाई तो की थी इंजीनियरिंग की, और आज आप आर्टिस्ट बन गए हैं जो गाने गाता है, तो दोनों का कोई आपस में खास संबंध है नहीं ना। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितनी ही हो पाई होगी। हालांकि हम कहते हैं सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, किसी ना किसी सिचुएशन में आएगा, बट देखें तो डायरेक्टली जीरो है जो दोनों के बीच में। सीसी मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लिखा है मैंने यहाँ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई का अभी हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर अलग से आएगा। उसमें भी यही बात है कि लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखना, आज के समय के लिए सीखना। ठीक है जी, भावना रोज होगी भाई अब क्लास, ठीक। हफ्ते में एक आध छुट्टी तो संभव है कि नहीं। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, सामाजिक प्रक्रिया है, ग्रुप में अच्छी होती है। फिर है लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल, ये ध्यान रखना है बहुत ही ज्यादा। क्या है, अधिगम अर्थपूर्ण होता है या होना चाहिए। अधिगम अर्थपूर्ण होना चाहिए। बात ठीक है या गलत है? मीनिंगफुल का मतलब क्या है, जिसका कोई मतलब हो आपके लिए, जिसका कोई मीनिंग हो आपके लिए। दो प्रकार की लर्निंग होती है। अगर आप बहुत ही साधारण शब्दों में लर्निंग को तोड़ेंगे तो वैसे तो कई प्रकार की मिल जाएगी आपको, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप दो तरह से देख सकते हैं लर्निंग को। एक तो वो लर्निंग, बाकी सारे टाइप इसी में समा जाते हैं। एक तो वो लर्निंग जो रोट लर्निंग है। रोट लर्निंग बोले तो रट के सीखना, रटंत विद्या, है ना, रट कर सीखना, रट कर सीखना। और दूसरा होता है आपका मीनिंगफुल लर्निंग का कॉन्सेप्ट। क्या है मीनिंगफुल लर्निंग का कॉन्सेप्ट? कोई बात नहीं, थॉर्नडाइक की थियरी में फिर से कराऊंगी। सीटेट वालों को बहुत ज्यादा वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग समझना भी नहीं है, है ना। मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग क्या है भाई? अर्थपूर्ण अधिगम, जिसका कोई अर्थ हो। अर्थपूर्ण अधिगम, ये एक पॉजिटिव बात है। मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ हमें बच्चे को लेकर के जाना है। रटंत विद्या चलंत नाही। अगर आप बच्चे को, बच्चा बिना समझे रट कर सीखना होता है। एक तो आपने पूरी पूरी थियरम, पूरा पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कराए। कई लोग रट के टॉप कर देते हैं, ऐसे भी लोग आजकल आपको इंटरनेट पे इंटरव्यूज में मिल जाएंगे जो खुद से भी कह देंगे भाई मैंने रट्टा लगाया था, है ना। तो रटकर सीखना एक तरीका है, दूसरा सीखना है आपका। लेकिन ये वैसे एग्जाम्स में ही काम आता है, स्कूल वाले कॉम्पिटिटिव में ज्यादा काम नहीं आता। बट अगर आप, कई लोग हैं जो दोनों काम कर लेते हैं, तो वो एक डिफरेंट बात है। हाँ एग्जैक्टली शालू। तो रोट लर्निंग यानी रटकर सीखना। दूसरा होता है अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग, जिसका आपके जीवन से कोई अर्थ हो, वो जीवन से जुड़ सके आपके। तो हमें बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ लेके जाना है, ना कि रोट लर्निंग की तरफ, जिसमें रटना पड़े, बार बार ड्रिल हो रही है, बार बार अंधी प्रैक्टिस चल रही है, बस 6 बार लिख दो किसी बात को, जो हमारे समय में होता भी था। लर्निंग मस्ट बी मीनिंगफुल और शुड बी मीनिंगफुल। हम ये कहेंगे कि अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जीवन से जोड़ के पढ़ाओ बच्चे के, ताकि जीवन, जो आपके जीवन से जुड़ जाता है। ऐसा एग्जाम्पल, अभी गर्लफ्रेंड की बात हो रही थी, तो ऐसा एग्जाम्पल उस व्यक्ति के लिए या एक जनरेशन के लिए जो 20 से 25 साल का व्यक्ति है, उसके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसके जीवन से जुड़ गया। कोई एग्जाम्पल आपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का दे दिया, जैसा कि मैं कई बार करती भी हूं, तो वो जीवन से जुड़ गया, मतलब मीनिंगफुल हो गई वो लर्निंग। भूलता नहीं है व्यक्ति उस एग्जाम्पल को, क्योंकि वो आपके जीवन से जुड़ गया, ठीक है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को, तो लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल, ऐसी
एक्टिविटी कराओ जो डेली लाइफ से उसकी जुड़ी हुई हो, दैनिक जीवन से, है ना, रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, वास्तविक जीवन से, वास्तविक जीवन से। ऐसा ना हो सिर्फ किताबों में कुछ और है और रियल दुनिया में कुछ और है। ठीक है, तो रटकर याद रखना जो है, नहीं देखो ये ऐश्वर्या कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई कह रहा है ऐश्वर्या कह रही है कि सोशल साइंस तो रट के ही याद होता है, इसका मतलब हमारा जो सीखने का पूरा सिस्टम रहा है वो गड़बड़ रहा है कहीं ना कहीं। नहीं तो ऐसे तो आप देखेंगे फिर तो ऐसे तो आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको हर चीज रट के ही याद कराएंगे, वो तो कहेंगे ये सब्जेक्ट तो रटने का ही होता है, जबकि कोई भी सब्जेक्ट रटने का नहीं होता। अगर उसको सही से समझ लिया जाए तो याद हो जाती हैं चीजें, समझने का समय लगेगा, रिवीजन का समय लगेगा, बट रटना कहना गलत होगा। ठीक है ना, आप रेपिटेडली प्रैक्टिस कर रहे हो, वो हम सिस्टम से ही वैसे पढ़े हैं कि मजबूरी हो जाती है वो, अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ये लास्ट पॉइंट है। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, यानी ना सीखना भी सीखने का ही हिस्सा है, ना सीखना भी सीखने का ही हिस्सा है। नहीं नहीं नहीं, हिस्ट्री रोट लर्निंग है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, है ना, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इवन किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको अगर इंटरेस्टिंगली बताई जाए चीजें, स्टोरी की तरह समझाई जाए, डॉट से डॉट कनेक्ट किया जाए, तो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग चीज है ना। अगर हम बात करें अनलर्निंग की, तो अनलर्निंग को कोई, आज तो पानी नहीं है, अनलर्निंग को फैक्ट्स रटने नहीं पड़ते हैं। आप जब टाइमलाइन बनाते हैं आपको वो जोड़ना आना चाहिए, वो कनेक्शन बिल्ड करना आना चाहिए कि भाई 1997 में मान लो जन्म हुआ था आपका, फिर उस समय दुनिया में क्या चल रहा था, वो टाइमलाइन में क्या चीजें थी, आप चीजें कनेक्ट कर जाते हैं। अच्छा इससे पहले आपके पिताजी का जन्म, कुछ भी कनेक्शन बिल्ड करने वाली बात है, अदरवाइज रट्टा नहीं होता फैक्ट्स का भी, है ना। मैं ये कह देती हूँ, कई बार आती है बात कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो फैक्चुअल हैं, जिनको इंसान को दिमाग में रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके दो तरीके हैं। अगर समय है आपके पास और बचपन से ही आपको उस तरह से पढ़ाया जाए तो आज हमें इतने बड़े होकर ये बात नहीं बोलनी पड़ती। तो वो सिस्टम की भी कुछ हद तक खामी है, आपकी ही नहीं है सिर्फ, वो मजबूरी हो जाती है बाद में कि फैक्ट्स को तो रटना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर चीजें उस तरह से बताई गई होती हमें तो शायद जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल चार्ट बना सकते हो, 70 तरीके हैं यार हिस्ट्री के और किसी भी सब्जेक्ट के। इवन पेडागोजी इसीलिए तो पढ़ रहे हैं आप, ताकि रटवाने की जरूरत ना पड़े आपको। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, मतलब अनलर्न करना, जो सीखा है उसको भुलाना भी किसका पार्ट है, सीखने का ही पार्ट है, सीखने का ही हिस्सा है। फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, अभी सारे पॉइंट फिर से रिवाइज करा दूंगी, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए अनलर्निंग क्या है, कोई ये पूछ रहा है यार। अनलर्निंग है जब आपको जो आता है उसको आपको या तो भुलाना पड़ेगा या मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो सीखने वाले हैं उसमें वो बाधा बन रहा है। बच्चे ने ये याद कर लिया है, उसके दिमाग में आ गया कि वाटर इज ग्रीन, अब उसको इस वाटर इज ग्रीन को बदलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब तो वो जाकर के सीख पाएगा कि वाटर ग्रीन नहीं कलरलेस होता है। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, जैसे कई लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि रट के सीखना पड़ता है हिस्ट्री को, तो अब आपको इसको अनलर्न करना पड़ेगा, सही चीज लर्न करने के लिए भुलाना पड़ेगा। अगर मैं कहूं एक तरह से, तो भूलना भी अधिगम का ही पार्ट है, कि जब आप कुछ गलत पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, रट लेते हैं, वॉटेवर, तो उसको ठीक करना पड़ेगा यदि आप सही सीखना चाहते हैं तो मतलब आपको रिमूव करना पड़ता है वो पार्ट ऑफ लर्निंग, अनलर्न करना पड़ता है, भुलाना पड़ता है, फिर से सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अनलर्निंग भी किसका हिस्सा है, लर्निंग का ही। अगर आपने गलत सीखा हुआ है, वो टाइम के साथ क्या कहें उसको, मैं कहूंगी कि रेलिवेंट नहीं रहा है, ऑब्सलीट हो गई है, कोई चीज काम की नहीं बची है। जैसे पुराने जमाने में मूवी देखने को पिक्चर या फिल्म बोला करते थे, है ना। बहुत आसान सा उदाहरण दे रही हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पिक्चर या फिल्म देखने जा रहे हैं हम, है ना, या फिर सिनेमा जा रहे हैं भाई, है ना। आज भी बात कही जा सकती है, लेकिन क्या आज के समय के लोग ये बात बोलते हैं? जो जेनजीज जो हम कह रहे हैं, नए बच्चे हैं, जो 20 साल का कोई व्यक्ति, तो वो क्या सीखेगा यार? पहले तो पिक्चर या फिल्म नहीं मूवी कहते हैं लोग, है ना। थिएटर बोल देगा हद से हद, ठीक, तो मूवी जा रहे हैं, ठीक। अब ये वर्ड कैसे चेंज हुआ?
अब एक व्यक्ति जो 50 साल का है, उसको पता था उसके जमाने में पिक्चर बोलते थे, सिनेमा बोलते थे, फिल्म बोलते थे, आजकल इसको मूवी बोलने लगे हैं। तो उसने उस चीज को अनलर्न किया। जब वो पिक्चर बोलता तो अपने दिमाग में ठीक करता, नहीं यार इसको आजकल सिनेमा बोलते हैं। तो अनलर्न करना पड़ा ना, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ सही सीखने के लिए, समय के साथ अपडेटेड सीखने के लिए। क्योंकि वो चीज या तो ऑब्सलीट हो गई थी, समय के साथ इतनी पुरानी हो गई थी कि उसका कोई यूज नहीं है, या फिर गलत सीखी हुई थी। तो दोनों ही केसेस में चेंज करना पड़ता है। दोनों ही केसेस में क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। अनलर्निंग इसलिए पार्ट ऑफ लर्निंग कहा जाता है कि जैसे आपने ड्राइविंग सीखी हुई थी कि आप राइट हैंड साइड आपका स्टीयरिंग है, वहां से आप चलाते हैं, तो आपको अनलर्न करना पड़ेगा कि भाई ये चीज बार बार दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि जैसे इरेज करते हैं, रीसेट नहीं कर देते हैं कंप्यूटर को। बिल्कुल मेमोरी कार्ड का जो एग्जांपल दे रहे हो ऋषिका, एकदम सही है कि क्या है उसमें भाई, अगर आपको आपकी जो लैपटॉप दी है तो उसमें क्या है, मेमोरी आपने अगर उसको फॉर्मेट कर भी दिया या फिर आपने कुछ डिलीट कर भी दिया, अब वो फाइल कहीं ना कहीं होती तो है ही। अब उसके ऊपर जाकर के एक और फाइल बैठेगी जब तक, तब जाकर के वो अनलर्न होगी या वहां से इरेज होगी। अनलर्निंग का मतलब है भुलाना, किसी चीज को हटाना, कुछ नया सीखने के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, या गलत सीखा हुआ है अगर पहले से तो उसको ठीक करना, तो ये भी हिस्सा है लर्निंग का ही। अब कुछ फैक्टर्स हैं अधिगम को लेकर के, लर्निंग को लेकर के, जो प्रभावित करते हैं। उससे पहले मैं 10 के 10 पॉइंट या 9 पॉइंट आपको रिवीजन के तौर पे बता देती हूं, फिर हम आज के टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे चलेंगे और कल हम मोटिवेशन इसमें हम करने ही वाले हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ लर्निंग की, ये हमने सारे पढ़े हैं एक एक करके। कमेंट आ रहे हैं भाई आप लोगों के, सारे कमेंट नहीं पढ़ सकती मैं मोना, देख रही हूं आपका जो ये वाला कमेंट आया है। फीचर्स ऑफ लर्निंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में, लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड क्या होती है? उद्देश्य निर्धारित होती है, लक्ष्य निर्धारित होती है, गोल होता है अधिगम में, लर्निंग की प्रोसेस में। एक्टिव है, बच्चे को इसलिए एक्टिव रखिए। पैसिव नहीं है लर्निंग, निष्क्रिय नहीं है, बच्चा सो गया वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है और आप कह रहे हैं ये लर्निंग हो रही है। रटना एक्टिव नहीं माना जाता, ठीक है ना, रोट लर्निंग नहीं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत कॉन्टिन्यूस चलेगी, जीवन पर्यंत आप कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं। ग्रेजुअल है यानी धीमे धीमे चलेगी, क्रमिक है। इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, व्यक्ति हर एक बच्चा एक तरीके से सीखे जरूरी नहीं है। लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट हो सकती हैं, किसी को पिक्चर देख के, किसी को सुन करके। ट्रांसफरेबल यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ज्ञान का स्थानांतरण संभव है। सोशल एक्टिविटी है, ग्रुप में लर्निंग अच्छी होती है, बच्चा ज्यादा एक्टिव रहता है। लर्निंग मीनिंगफुल होनी चाहिए, यानी जीवन से जोड़ के पढ़ाइए, डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ाइए, रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाइए, रोट लर्निंग नहीं करवाई जाए, ठीक है जी। तो रटना लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, यानी जो फॉरगेटिंग है या आप अगर रीसेट कर रहे हो किसी चीज को, वो भी किसका हिस्सा है? सीखने का ही हिस्सा है कि अगर गलत सीख लिया है तो उसको भुलाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उसकी जगह नई चीज को लाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। कोई गलत फोल्डर बन गया है तो उसका नाम चेंज करते हो ना। चलिए खैर, अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कुछ कारक हैं जो किसको प्रभावित करेंगे? अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक आप इनको कह सकते हो। इनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, बट अभी हम ऐसे ही देखेंगे कि लर्निंग इंडिविजुअलाइज्ड मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं जैसे सीखती हूँ जरूरी नहीं है सामने वाला भी वैसे ही सीखता हो, ठीक है ना। आज देखो मैथ्स फॉर्मूला जो भूल जाते हैं, फिर भी वो भी रटना नहीं है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं सेम तरीके के क्वेश्चन की, तो आपको वो पैटर्न समझ में आ जाता है, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं? अब ये प्रभावित यानी अफेक्ट का मतलब पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, नेगेटिवली भी कर सकते हैं। अगर ये फैक्टर्स पॉजिटिव रूप में हैं तो पॉजिटिवली करेंगे, नहीं तो नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंस, बुद्धि एक फैक्टर है, एक तत्व है जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो बुद्धि की जब हम बात कर रहे हैं, तो बुद्धि यदि अच्छे स्तर की है बच्चे में, एवरेज इंटेलिजेंस भी है, तो उसको वो पॉजिटिवली प्रभावित करेगी, उसको अच्छे से यूज कर पाएगा। एक बच्चा है जिसका बुद्धि का स्तर एकदम खराब है, मूड है, इडियट है, 0 to 25 बेचारे का IQ है, तो उस केस में क्या करेंगे? बेचारा तो क्या कहें, बट हाँ कह सकते हो उस स्थिति में तो कि स्थिति खराब ही मानेंगे कि IQ जितना बेयर मिनिमम होना चाहिए उससे कम ही है। तो उस स्थिति में क्या है, इंटेलिजेंस नेगेटिवली भी प्रभावित कर देगा सीखने को, क्योंकि इंटेलिजेंस ही मजबूर कर दे रहा है, उसके पास वो क्षमता ही नहीं है। जबकि अगर हम देखें इंटेलिजेंस पॉजिटिवली भी प्रभावित करेगा। तो एक व्यक्ति की, बच्चे की बुद्धि कितनी है, उसका स्तर वो एवरेज है, बिलो एवरेज बच्चा है, या फिर वो गिफ्टेड बच्चा है ना। मोटिवेशन की अगर हम बात करें, अभिप्रेरणा, आप अभिप्रेरित कितने हैं? अगर ज्यादा अभिप्रेरित हैं सीखने के लिए
तो आप मुश्किल चीजें भी सीख जाते हैं क्योंकि आपको सीखना है। ये वही दशरथ मांझी वाली बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर हम बात करें इमोशंस, तो इमोशंस की यदि हम बात करें, संवेग जिसको हम कहते हैं, तो इमोशंस आपके बहुत ज्यादा हावी हैं आप पे। नेगेटिव इमोशंस लेकर के जी रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये सब नेगेटिव इमोशंस हो गए, फियर। जबकि पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं? लव, अफेक्शन, एक्साइटेड हैं आप किसी चीज को लेके, ये सब क्या है? पॉजिटिव इमोशंस। तो बच्चे के इमोशंस कैसे हैं वो भी प्रभावित करेंगे सीखने को। इंटरेस्ट, रुचि किस चीज में है, इंटरेस्टेड भी है सीखने में या नहीं। एटीट्यूड, वो अभिवृत्ति कैसी है, वो नजरिया कैसा है किसी चीज को देखने का, आइडियाज, वैल्यूज, बिलीफ कैसा है किसी चीज को देखने का। बिलीफ्स अगेन वही, मान्यताएं कैसी हैं, वो क्या मानता है हुआ है। वैल्यूज क्या है, मूल्य क्या है, किसको सही किसको गलत, अगर वो खुद ही मान के बैठ जाएगा उसके मूल्यों में ये है कि टीचर को रिस्पेक्ट करनी ही नहीं है, तो कहां से ढंग से सीख पाएगा, ठीक है ना। लर्निंग स्टाइल्स यानी सीखने की शैलियां होती हैं। कुछ बच्चे देखकर अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनकर अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे करके अच्छा सीखते हैं। तो इन सब को हम डिवाइड करते हैं जनरली 2 फैक्टर्स में। ये आपका होमवर्क भी है कि आज आपको ये दिमाग में रख के आना है। पीडीएफ मिलेगी यार, एक साथ मिल जाएगी अगले हफ्ते। पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक, ये 2 में ये विभाजित हो जाते हैं सारे फैक्टर्स। अब आपको जितने भी ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8, तो 8 फैक्टर्स में से कौन सा पर्सनल फैक्टर में जाएगा, कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर में जाएगा, ये पहचानना है। ठीक है बात, कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। पर्सनल फैक्टर होता है बच्चे से रिलेटेड, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो पर्सनल फैक्टर क्या है, यहां पे दिख रहा है आपको भाई, इंटेलिजेंस पर्सनल फैक्टर है ना। मोटिवेशन पर्सनल फैक्टर है। एनवायरमेंट भी इसमें रोल प्ले करेगा, बट जैसा ये वर्ड एक लाइन में लिखा हुआ है, लर्निंग स्टाइल पर्सनल फैक्टर है, ठीक है ना। ज्यादातर जो है ये पर्सनल फैक्टर्स लिखे हुए हैं। एटीट्यूड में एनवायरमेंट का भी रोल होता है, टीचिंग मेथड जो है एनवायरमेंटल है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये पर्सनल फैक्टर्स हैं, ठीक। उसमें शायद मिलेगा भी नहीं कृष्णा, तो ये पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इनको तोड़ा जा सकता है, जिस पे चर्चा हम कल करने वाले हैं। और मोटिवेशन का भी जो चैप्टर है आपका कल ही शुरू हो जाएगा, तो एक दिन और इसको लगेगा, ठीक है जी। तो इतना बेसिक सी चीजें जो हमें ये पता होनी चाहिए। अगर आप कहें तो मैं इसको अभी करा देती हूँ, नहीं तो कल करा देंगे, अभी कर लेते हैं, डोंट वरी। तो ये 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग हैं, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पर्सनल फैक्टर्स, दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पर्सनल यानी व्यक्तिगत कारक, जो आप कैसे याद रखते हैं यार, इतनी बार एक तो डिस्कशन हुआ, दूसरा समझ में आती है, मुझे चीजें समझ में आती है, मैं लाइफ से कनेक्ट करती हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ी भी हैं, तो वो अपने आप ही याद हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारी जगह दिमाग होने की वजह से कई बार कोई चीज दिमाग से मिस भी होती है, बट वो इतनी बार हो चुकी है, फिर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करके वहां पे लग जाएगी वो चीज। तो पर्सनल फैक्टर्स की यदि हम बात करें, जिसको व्यक्तिगत कारक कहते हैं, क्या कहेंगे, व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक, व्यक्तिगत कारक क्या है, व्यक्ति से जुड़े हुए, बच्चे से जुड़े हुए फैक्टर्स। एज क्या है बच्चे की, भाई आप 8 साल के बच्चे को 16 साल का सिलेबस तो नहीं करा रहे हो, ये क्या है, ये अभी फिजिक्स की क्लास है, अच्छा। एज ऑफ द लर्नर, बच्चे की उम्र क्या है, पढ़ लो थोड़ा सा, ये डोंट वरी। मैचुरेशन, परिपक्व है वो उस चीज के लिए या नहीं। 9 महीने के बच्चे को साइकिल चलानी सिखवा दी आपने, उसके तो पैरों में अभी जान भी नहीं थी, तो ये पर्सनल फैक्टर हो गया। रुचि है उस सब्जेक्ट में या उस चीज में, आवश्यकताएं क्या है उसकी, एबिलिटीज, क्षमताएं क्या है उसकी, एप्टीट्यूड, किसी चीज को सीखने की क्षमता एप्टीट्यूड कहलाती है। एटीट्यूड क्या है, चलो नेक्स्ट डे कर लेंगे। एटीट्यूड एप्टीट्यूड के बीच में मैं आपको अंतर भी बता दूंगी। और ये जितने भी फैक्टर्स थे वो पर्सनल थे जो मैंने आपको दिए अभी इससे पहले, और डिटेल में पढ़ लेंगे। खाना बनाना है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है अपने पास, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बढ़ा भी देंगे टाइमिंग अगर हमें जरूरत लगेगी, अभी कोई एग्जाम आपके एग्जैक्ट सामने है भी नहीं, समय है इतना कि हम कर सके। चलिए टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं, धन्यवाद।